नमस्कार दोस्तों। तो लॉकडाउन 4 स्टेजेस में हो चुका है। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने भी लगा है और साथ के साथ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी लॉकडाउन को कंटिन्यू करने की भी बात हो रही है। पर एक चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि कोरोना का जो डर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर आप स्टडीज़ को देखें, अगर आप डेटा को देखें तो आप पाएंगे कि 28% लोग जो भारत में हैं जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ उसके बाद भी वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको एक भी लक्षण नहीं आए। तो जैसे हमें जुकाम खांसी होता था तो घर में अगर 3 या 4 लोग तो हैं और अक्सर उनमें से कोई 1 या 2 लोग ऐसे होते थे जिनको इन्फेक्शन होता था, पर फिर भी उनकी बॉडी उसको एसिमिलेट करती थी। उस वायरस की बॉडी में होने के बाद भी कोई एक फाइट वाली फीलिंग नहीं आती थी। तो ये 28% लोग कौन है, और क्या आपको नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, लंबे समय तक अगर सुरक्षा और इससे बचाव की बात करें, तो अगर हम सब भी उस 28% कैटेगरी को बिलोंग कर सकें या जो 28% है इसको हम 100% तक ले जा सकें, तो हमें कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आखिर कौन है ये लोग 28% लोग? वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि आपका एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको रोगों से बचाने में, आपको सुरक्षा देने में। तो पहली चीज़ अगर मैं बात करूं कि कोरोना से अगर आप अपने आप को जो एक असुरक्षा की भावना है उससे बचना चाहते हैं, तो नंबर 1 चीज़ है एटीट्यूड। एक जो गलती हुई है शुरू से, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना को एक दुश्मन की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो हमारे मन में एक नेगेटिविटी की भावना आ रही है। जैसे कि कल मेरी डॉटर ने मुझसे पूछा कि मम्मा, जब आपको कोरोना शब्द सुनने को मिलता है तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या फीलिंग आती है? तो मैंने उसको कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा है जो कुछ ऐसा पैदा हो गया है कि उसके हाथ पैर आँख नाक वगैरह अपनी सही जगह पे नहीं है, थोड़ा सा देखने में वो कुरूप सा है, और जब वो बाहर निकलता है तो लोग डर जाते हैं उसको देख के। उसकी कोई मंशा नहीं है किसी को परेशान करने की, वो इनोसेंट है और वो बस उसको जन्म मिल गया है तो वो आ करके आपके साथ रहना चाहता है। उस पर जन्म पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो बस पैदा हो गया है और उसको देख के लोग डर जा रहे हैं। तो उसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो तो बस आ जाना चाहता है। तो हमारा शरीर, हम जो मनुष्य हैं, तो ये पूरी जो नेचर है, यूनिवर्स है, तो हम अकेले नहीं रहते हैं, हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं। हमारे अपने शरीर पे, हमारे शरीर के अंदर, आंतों में, पेट में, हर जगह बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया वैसे भी रहते हैं। इनफैक्ट प्रोबायोटिक की अगर आप बात करें तो हमने जो एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो वो रह रहे थे, वो भी मर जाते हैं। तो उसके बाद अब ये नई कवायद आई कि अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस की ज़रूरत नहीं, हमको अच्छे बैक्टीरिया डालने हैं। बल्कि मेरे स्किन की फील्ड में अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आ गए हैं अब कि जिसमें लाइव बैक्टीरिया की कवायद हो रही है कि हमारी त्वचा पे अगर वो हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होंगे तो भी हमारी त्वचा स्वस्थ नहीं होगी। तो आप आइसोलेशन में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप लॉकडाउन के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है कि हम सबसे छुप के और बैक्टीरिया वायरस को बाहर भगा के पूरा सैनिटाइज करके एटमॉस्फेयर को रह सकते हैं। इनफैक्ट जैसे एंटीबायोटिक से जब आपके कुछ बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, उसी तरह से सैनिटाइज़र ये नहीं पहचानता है कि कोरोना को मारना है कि किसको मारना है, वो सबको मारता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक्सेसिव यूज़ है सैनिटाइज़र का, उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो बजाय इसके कि हम सबको मारना शुरू कर दें, अपने दोस्त को भी, दुश्मन को भी, क्या ये नहीं अच्छा होगा कि हमारा शरीर खुद पहचानना सीखे और जो दुश्मन है उससे अपनी सुरक्षा करना सीखे और जो दोस्त हैं उनके साथ रहना सीखे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्यूनिटी की भी बात आती है। अगर आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में सुना होगा तो नेचर ने हमको एक इम्यून सिस्टम गिफ्ट किया हुआ है। वो इम्यून सिस्टम का काम है कि जो हमारे लिए खतरे वाली चीज़ें हैं उनसे हमारा बचाव करें। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती हैं? जब आपका सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है तो वो अपनी ही चीज़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इम्यूनिटी की बात आई है तो यहाँ पे मैं 3 टिप्स शेयर करना चाहूँगी। तो एक तो ये एटीट्यूड की बात हुई कि आपकी सोच क्या है। अगर आप कोरोना को या किसी वायरस और बैक्टीरिया को एकदम किसी
दूसरे ग्रह से आया हुआ दुश्मन मानते हैं और हमेशा फाइटिंग मोड में रहते हैं, नेगेटिव मोड में रहते हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल, आपका इम्यूनिटी सब कुछ डाउन होता है। बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, वो स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट करता है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। दूसरी चीज़ आती है कि खान पान क्या होना चाहिए। तो खान पान में सोना जगना एक बहुत महत्वपूर्ण है। सबको पता है कि आप जितनी प्राकृतिक चीज़ें खाएंगे, जो नेचर की बनाई हुई चीज़ें खाएंगे, जो नेचुरल चीज़ें हैं, फूल पत्ती सब्जियां साग, इनको खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उसी के लिए डिज़ाइन की हुई है। हमने जो फैक्ट्री में फूड बनाया है, जो प्रोसेस करके फूड बनाया है, वो एक फॉरेन मटेरियल है। आपके जो लिवर में एंजाइम है जो आपको नेचर ने बना करके भेजा था, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि इसको कैसे प्रोसेस करना है। मान लीजिए कि आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल लिया और गेहूँ लिया और उसके बाद उसकी कोई एक रेसिपी बनाई, सैलेड बनाया, तो वो काफ़ी हद तक अपने प्राकृतिक रूप में ही है। जब वो आपके शरीर में जाएगा तो आपकी बॉडी में उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, उसको पचाने की जो प्रक्रिया है, उससे कैलोरीज लेना है, मिनरल्स लेना है, विटामिन्स लेना है, इसके एंजाइम्स हैं और वो उसको पहचानते हैं कि इसके साथ हमें ऐसा बर्ताव करना है। लेकिन जब आप उसी फूड को प्रोसेस कर देते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं कि वो एक हमारे लिए परदेसी हो जाता है। तो जब वो आपके शरीर में जाता है, लिवर में जाता है, तो लिवर ये नहीं जान पाता है कि इस फूड को हमें किस तरह से प्रोसेस करना है। वो एंजाइम्स जो उसको हैंडल करने के लिए बने हैं, वो भी कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या कभी कभी वो हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी वगैरह भी पैदा करने लगते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो जाकर के हमारे फैट टिश्यू में जमा हो जाता है, क्योंकि बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाती है। इसके लिए एक साइंस है ज़ीनोबायोटिक्स जिसको कहते हैं। तो ज़ीनोबायोटिक्स उसी तरह की चीज़ों पे काम करती है कि जिन फूड आइटम्स को हम खा रहे हैं, बेसिकली वो फूड आइटम्स नहीं है पर हम खा रहे हैं। जैसे आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो उसमें एडिटिव्स होते हैं, डाई होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो खाने के लिए नहीं बने थे, प्रकृति ने उसको खाने के लिए नहीं बनाया था। पर हम क्योंकि शरीर में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जो लिवर और अन्य ऑर्गन हैं, फूड को हैंडल करने के लिए बने हैं, वो एग्जॉस्ट होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या करना है। और जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे शरीर में इधर उधर जाकर के जमा हो जाते हैं। और क्योंकि वो भी केमिकल्स हैं, तो वो हमारे जो प्राकृतिक केमिकल रिएक्शंस हैं, बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, उसको जाके डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हमारे हार्मोन गड़बड़ाते हैं, हमारे एलर्जीज़ होती हैं, हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें खाएँ जो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं और फैक्ट्री मेड नहीं हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की कि हम लोग एक इकोसिस्टम में पैदा हुए हैं और हम आइसोलेशन में अलग नहीं रह सकते हैं। लॉकडाउन में कमरे में बंद करेंगे तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इमोशनल भी होंगे, फिज़िकल भी होंगे। तो इमोशनल अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पिछले दिनों जो इकॉनमी का नुकसान हुआ, जो इमोशनल स्ट्रेस आया लॉकडाउन के कारण, या जो भी मेजर्स लिए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, उससे लगभग 75,000 सुसाइड केसेस हुए हैं अमेरिका में, यहाँ पे इंडिया में भी हुए हैं। कई लोगों ने डर के मारे जो प्रिवेंटिव दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा खा ली या गलत केमिकल्स खा लिए, उनसे भी डेथ हुई है। पिछले हफ्ते मैंने एक अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी, दिल्ली की एक महिला ने सुसाइड कर लिया। मुद्दा क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, उनके घर में मोबाइल सिर्फ एक ही था। अब उसमें बच्चा अपने क्लासेस अटेंड करे कि माँ अपना सोशल नेटवर्किंग करे या फ़ोन पे बात करे या हस्बैंड बात करे, और वो क्योंकि लॉकडाउन के कारण सबकी कमाई अर्निंग कम हो गई है, तो वो एक नया फ़ोन खरीदने की कंडीशन में नहीं थे। पर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे तो उसके कारण वाइफ ने कहा कि नहीं, हमें एक फ़ोन खरीदना है। हस्बैंड ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम खरीद सकें। वो विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने डिप्रेशन में आकर, स्ट्रेस में आकर के सुसाइड कर लिया। तो अब इस तरह की जो डेथ हो रही है, जो एक इमोशनल प्रेशर आ रहा है लॉकडाउन के कारण, इकॉनमी डाउन होने के कारण, वो भी तो एक थ्रेट है, वो भी तो एक खतरा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने आप को कोरोना के साथ एक सामंजस्य स्थापित करें, उसको अपने रास्ते जाने दें, हम अपना जीवन जिए और इकॉनमी भी ट्रैक पे आ जाए। तो उसमें रास्ता फिर यही बचता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो जो डेथ रेट है वो लगभग 2% है
और उसमें ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ की बात हो रही है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जिन लोगों को है उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, भारत हमारा कैपिटल है इन चीज़ों का, और उससे बचने का जो तरीका है वो सिंपल यही है कि हम एक्सेस कैलोरीज ना खाएं, ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर रफेज ज़्यादा हो, कम खाएं, और हर 1 घंटे 2 घंटे में मंचिंग ना करते रहें। 3 मील्स लेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट एक हेल्दी होना चाहिए जिसमें आप चना, मूंग, स्प्राउट्स लें, सैलड्स लें, कुछ हरे पत्तेदार सब्जियों का लंच लें आप, और चोकर वाले आटे की रोटी लें, या चना ज्वार मोटे अनाज की रोटी लें। चावल अगर खा रहे हैं तो ब्राउन राइस खाएं, फिर रोटी ना खाएं। डिनर बहुत हल्का करें। तो ये सब चीज़ें हो गई, खाने की बात हो गई। तीसरी चीज़ ये आ गई है कि नेचर के कनेक्ट में रहें। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं बाहर खुली जगहों पे आ जाती हूँ। और विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, त्वचा रोगों में भी देखा गया है, इम्यूनिटी में भी देखा गया है। तो विटामिन डी तभी मिलेगा जब आप बाहर निकलेंगे, आप नेचर के कनेक्ट में आएंगे, आपका मन अच्छा होगा। इधर लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने घर में गार्बेज सेग्रीगेशन शुरू किया था। तो किचन में मेरे जो फल फूल सब्जियों का छिलका और कूड़ा होता था, उसको रोज़ सुबह मैं मिट्टी में दबाती थी, तो मिट्टी के संपर्क में आते थे। और साथ में उसमें जो पौधे निकले, आज की तारीख में मेरे छोटे से किचन गार्डन में करेले का भी छोटे छोटे पौधे निकले हैं, तरबूज के पौधे निकले हैं, और कुछ अनार के पौधे निकले हैं, नींबू के पौधे निकले हैं। तो उनको बढ़ते हुए देखना एक पॉजिटिविटी देता है, मुझे एक होप देता है। जब मैं उसको सहलाती हूँ, मिट्टी को टच करती हूँ, और जो किचन की चीज़ें हैं उनको मिट्टी में दबाती हूँ, और अगले दिन देखती हूँ कि उसने किस तरह से एक नया रूप लिया है, एक जीवंत रूप लिया है, जो न केवल मन को खुशी दे रहा है बल्कि नेचर को भी सुंदर बना रहा है। वहाँ पे तितलियाँ आके बैठती हैं, और वो जो छोटे छोटे कलरफुल फ्लावर्स हैं, उससे मेरा मन अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इन आदतों को आप स्वयं में भी डालिए, अपने बच्चों में भी डालिए, उनको भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए। तो मुझे लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और भारत देश में हमारे जो अभी 28% लोग हैं जो कोरोना के संपर्क में आने के बाद भी स्वस्थ हैं, कोरोना भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो इस संख्या को हम 28% से अगर 100% तक ले जा सकें तो हमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे भी हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। हम तो जीव जंतु सभी से प्यार करते हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जैसे लोग हुए हैं जो अहिंसा की बात करते हैं। गौतम बुद्ध तो वो हैं जिनके सामने अंगुलीमाल जैसा किलर भी आकर के शांत हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, जब वो जाके जंगल में बैठते थे तो शेर भी आकर के उनके पास बैठ जाते थे, एक मेडिटेशन की अवस्था में आ जाते थे। तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सांप वगैरह वाल्मीकि के आसपास बैठे रहते थे और कुछ भी डैमेज नहीं करते थे। तो एक हम सिंक में, एक सामंजस्य में जब रहना शुरू करेंगे तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपना काम करें। और एक चीज़ जो मुझे और महसूस होती है वो ये होती है कि हम तथाकथित ग्लोबलाइजेशन तो कर रहे हैं। आज की डेट में हम जापानीज़ फूड भी हमारे पास है, हमारे पास इटालियन फूड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम उसके कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादा जी रहे हैं। जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ थी, जो हमारे शरीर के हिसाब से इवॉल्व हुई थी, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से इवॉल्व हुई थी, हम उनको स्टेटस सिंबल नहीं मानते हैं, उनको हम डाउनग्रेडेड फूड मानते हैं। और जो विदेशी फूड है उसको भी हम उस फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर चाइनीज़ नूडल्स खाते हैं या जापानीज़ किमची सैलड खाते हैं, वो खाते हैं तो वो बॉयल्ड खाते हैं, वो नमक उसमें बहुत कम डालते हैं। तो हमने अपनी जो एडिक्शंस हैं, मसाला और वो सब चीज़ों को मिक्स किया, तथाकथित हमने बाहर का फूड खाया, लेकिन हमने ना तो उसके साथ जस्टिस किया ना इसके साथ जस्टिस किया। तो मेरा इनकरेजमेंट आज ये है कि आप एक सामंजस्य में रहें, प्रकृति के साथ भी, अपने साथ भी, और अपने आप को एक डर से बाहर निकालें। जब आप पीसफुल होंगे, शांत होंगे, तो सब कुछ शांत होगा। कोरोना अगर आपके बगल में भी बैठा है तो एक बच्चे की तरह शांत बैठा है। सावधानियां जरूर रखें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जा कर के आप अपना पुरुषार्थ दिखाना शुरू कर दें, अपने इम्यूनिटी का डिस्प्ले करना शुरू कर दें। सावधानी जरूर रखिए, लेकिन एक विश्वास रखिए, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। और कोरोना कोई दुश्मन नहीं है, वो भी एक प्रकृति की संतान है। उसको शांत हो जाने दीजिए और आप शांत